नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ। आज संडे का दिन है, एंजॉय कर रहे होंगे तो एंजॉय भी करिए, लेकिन पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई को अगर बीच में रोकेंगे, डिस्टर्बेंस वगैरह भी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है भैया, पढ़ाई को डेली करिए, ठीक है। चाहे वो संडे हो, जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई के लिए नौकरी चाहिए तो भैया डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आप आज का दिन संडे है तो केवल दिन भर खेलना है, नहीं, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई भी करते रहिए। और चलिए, आज से आपके लिए हर संडे को एक जो है आपका यूपी पुलिस, मुख्यतः यूपी पुलिस के लिए, और साथ में आपका जो टेट वगैरह का जो इसमें करंट वगैरह भी पूछी जाती है, जिसमें पर्यावरण वगैरह भी आता है। हालांकि पूरा जी का इसमें रहेगा, लेकिन जो मेन फोकस रहेगा हमारा यूपी पुलिस के लिए रहेगा, ठीक है। चलिए, और टेट के लिए रहेगा तो इम्पोर्टेंस सवाल है, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। आपको एकदम पूरा का पूरा एक तरफ से नोट करने जाना है। हम थोड़ा स्पीड को अपनी स्लो रखेंगे, आप भी हमारे साथ नोट जरूर करिएगा भैया, ठीक है। पूरा एक तरफ से रहेगा, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसके बाहर ये अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आपका पक्का है, जो आप गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, किस संस्था का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? किस संस्था का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं IUCN, WMO, UNEP, BLI और कौन सा भी है? इसमें ऑप्शन क्या है? C और D दोनों। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर से पहले हम बात कर लेते हैं इन सभी के बारे में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक एक के बारे में। पहले हम हिंट डाल देते हैं भैया ICUN के बारे में, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। लिख लेते हैं सबसे, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या भैया? ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म में होता है। और याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है, याद रखिएगा, इसकी स्थापना होती है 5 अक्टूबर 1948। इसकी स्थापना याद रखना भैया, इसकी स्थापना कब होती है? 5 अक्टूबर 1948 को स्थापना होती है। कहाँ पे स्थापना होती है? याद रखिएगा, स्थापना कहाँ पे होती है इसकी? फ्रांस में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे स्थापना होती है? फ्रांस में इसकी स्थापना होती है। और याद रखिएगा भैया, जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लाड में है। कहाँ भैया? ग्लाड में है। कहाँ पे? ग्लाड। और ग्लाड पड़ता कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के किस स्थान पे पड़ता है? जिनेवा में। तो ग्लाड जो पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है? जिनेवा में। तो इसका मतलब अगर ग्लाड जो है आपके ऑप्शंस में नहीं है तो आप क्या लगा सकते हैं? वहां पे जिनेवा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों शहर कहां पड़ते हैं आपके? स्विट्जरलैंड में। कहां पे भैया? स्विट्जरलैंड में। कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ग्लाड। अगर नहीं दिया तो क्या लगाना है आपको? जिनेवा लगा देना है, ठीक है। तो कहां लगा देना है आपको? जिनेवा लगा देना है, ठीक है। और बात करते हैं अगर इसका, देखिए आपने सुना होगा एक रेड डाटा बुक होती है, कौन जारी करता है? IUCN। ये 3 प्रकार की बुक को जारी करता है। याद रखिएगा 1963 से, ये पूछा गया सवाल है, 1963 से 3 डाटा बुक जारी करता है। 3 डाटा बुक जारी करता है। 3 डाटा बुक जारी करता है भैया। 3 डाटा बुक जारी करता है। वो कौन कौन से 3 डाटा बुक हैं? याद रखिएगा कौन कौन सा होता है। अगर एक संकटग्रस्तों के लिए होता है, संकटग्रस्त जीव जंतुओं के लिए, संकटग्रस्त या जीव होगा या तो पेड़ पौधा होगा, उसके लिए संकटग्रस्त के लिए एक होता है अति संकटग्रस्त। एक होता है क्या भैया? अति संकटग्रस्त। एक होता है संकटग्रस्त, एक क्या होता है? अति संकटग्रस्त। और एक क्या होता है भैया? एक होता है आपका जो है, जो वर्तमान में जो मतलब बहुत ज्यादा सुचारू रूप से, मतलब उसमें कोई संकट नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते कोई जिसके ऊपर कोई संकट नहीं है। संकट नहीं है, संकट नहीं है या संकट दूर हो गया है, संकट नहीं है या संकट दूर हो गया है। तो ठीक है, संकटग्रस्त और अति संकटग्रस्त और संकट नहीं। जैसे आप समझिए, आप जब आप अपने उनसे बात करते हैं तो मम्मी जी पकड़ लेती हैं मोबाइल आपका, तो आप किस में हो जाते हैं? संकटग्रस्त में हो जाते हैं। लेकिन अगर पापा को बता दिए तो आप किस में हो जाते हैं? अति संकटग्रस्त में हो जाते हैं। लेकिन पापा जी जान के भी आपको नहीं बोले तो आप फिर किस में आ जाते हैं? आपके ऊपर कोई संकट नहीं है। तो जब आप संकटग्रस्त में रहते हैं तो इसको बोलते हैं कौन सी भैया? गुलाबी। क्या बोलते हैं? गुलाबी पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ होता है ये? गुलाबी पृष्ठ या गुलाबी डाटा बुक। क्या होता है? गुलाबी डाटा बुक होता है। क्या होता है भैया? गुलाबी डाटा बुक होता है। और जब आप अति संकटग्रस्त में रहते हैं
तो कौन सा? रेड डाटा बुक। कौन सा होता है भैया? रेड। खतरे का निशान क्या होता है? अति खतरे का निशान क्या होता है? रेड। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। और ये सवाल कई बार पूछा गया है कि रेड डाटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है? याद रखना भैया, IUCN जारी करता है। और जिसके ऊपर संकट नहीं है या संकट था, खत्म हो गया, तो उसके लिए कौन सी बुक जारी होती है? ग्रीन डाटा बुक। कौन होता है भैया? ग्रीन डाटा बुक जारी होता है। ग्रीन डाटा बुक जारी होता है, याद रखिएगा, ग्रीन डाटा बुक जारी होता है, याद रखिएगा। तो कब से जारी करता है रेड डाटा बुक? ये 1963 से जारी करता है। पूछा गया सवाल है, याद रख लीजिएगा। संकटग्रस्तों के लिए गुलाबी डाटा बुक होता है, अति संकटग्रस्त के लिए रेड डाटा बुक होता है। जिसके ऊपर कोई संकट नहीं है, संकट था, दूर हो गया है, तो उसके लिए क्या होता है? ग्रीन डाटा बुक। और याद कर लीजिएगा, जो IUCN है भैया, इसी की एक सहायक संस्था है। इसी की सहायक संस्था का नाम क्या है? इसी की सहायक संस्था, याद रखिएगा, इसी की सहायक संस्था कौन सी है भैया? इसकी सहायक संस्था है WWF। याद रखिएगा, इसकी सहायक संस्था का नाम क्या है? WWF। इसकी सहायक संस्था का नाम क्या है? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या है भैया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका। और इसकी स्थापना कब होती है? याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना याद कर लीजिएगा, इसकी स्थापना होती है 1961 में। इसकी स्थापना कब होती है? 1961 में होती है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? इसका भी हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? ग्लाड में है। कहाँ पे है? ग्लाड में है। ग्लाड, जिनेवा। ग्लाड शहर जो है वह कहाँ पे पड़ता है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और याद रखिएगा, जो WWF है, इसका जो पूछा गया सवाल है, पूछा गया सवाल क्या है भैया? याद रखिएगा कि WWF का प्रतीक क्या है? तो याद रखिएगा, इसका प्रतीक क्या है भैया? WWF का प्रतीक क्या है? तो याद रखिएगा, क्या प्रतीक है इसका? इसका भैया पांडा। इसका कौन सा जानवर इसका प्रतीक है? याद रखिएगा, कौन सा जानवर जो है WWF का प्रतीक है? याद रखिएगा, कौन सा है भैया? तो आपका कौन हो जाएगा? ये पांडा। WWF का प्रतीक, उसके लोगों में कौन से जानवर का चित्र है? याद रखिए, कौन से जानवर का चित्र भैया आपका? तो पांडा का है। ठीक है, तो आगे देखते हैं किसके बारे में? UNEP के बारे में। किसके बारे में? पहले तो यहां पे देख ले भैया WMO के बारे में। WMO के बारे में देख लेते हैं ना। WMO क्या है भैया? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है भैया? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है भैया, इसकी स्थापना कब होती है? 23 मार्च। कब होती है? 23 मार्च 1950 को इसकी क्या होती है? स्थापना। याद रखिएगा, 23 मार्च 1950 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। इसीलिए भैया याद रखिएगा, इसीलिए 23 मार्च को क्या, देखिए WMO का अर्थ हिंदी में क्या होता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। क्या होता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसीलिए 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिए, कौन सा दिवस होता है? कौन सा दिवस होता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान जो दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है भैया? 23 मार्च को मनाया जाता है। WMO की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। याद रखिएगा, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है भैया? जिनेवा में। हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ पे है? जिनेवा में। चलिए, इसके अलावा बात करते हैं किसके बारे में? UNEP के बारे में। UNEP के बारे में हम बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण की सबसे बड़ी संस्था होती है। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। देखो भैया, इंग्लिश थोड़ा सा गलती हो सकता है, तो उसके लिए आप समस्या मत कर लीजिएगा। ठीक है, आप स्वयं से इंग्लिश को उसको सही कर लीजिएगा। आप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब होती है भैया? इसकी स्थापना याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब होती है? 5 जून 1972। कब होती है? 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? इसका हेडक्वार्टर लिख लीजिए, कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी। कहाँ पे है? नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखिएगा, नैरोबी में। नैरोबी कौन से देश में पड़ता है भैया? केन्या की राजधानी का नाम क्या है? नैरोबी। केन्या की राजधानी का नाम क्या है? नैरोबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पर्यावरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है, कौन सी संस्था देती है? लिख लीजिएगा, इसके द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? लिख लीजिएगा, कौन सा पुरस्कार है? ग्लोबल
ग्लोबल 500, कौन सा पुरस्कार? ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल अभी है। ग्लोबल 500 पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? UNEP देती है। पर्यावरण की क्या है? सबसे बड़ी संस्था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? केन्या नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर आपसे उल्टा करके पूछ लेगा, कहेगा ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखना किस क्षेत्र में दिया जाएगा? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी इसमें एक संस्था बची हुई, कौन सा? BLI। तो आप देख सकते हैं इसका भी हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा में। इसका भी हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा में। इसका भी कहां पे भैया? जिनेवा में। तो आप देख सकते हैं जो IUCN है ये भी जिनेवा में, WMO ये भी कहां पे? जिनेवा में। तो बच रहा है UNEP। UNEP का हेडक्वार्टर कहां है भैया? नैरोबी केन्या में हो गया। जो BLI भैया, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल जो संगठन है, इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है ये कैम्ब्रिज में पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसको सही कर देते, कौन सा भैया? C और D का हेडक्वार्टर जो है आपका जिनेवा में नहीं है, जिनेवा में नहीं है। चलिए देख लेते हैं किसके बारे में? BLI के बारे में देख लेते हैं। चलिए एक साइड ले लेते हैं BLI के बारे में, ठीक है। कौन सा संगठन था भैया? BLI। कौन सा संगठन है? BLI। इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिएगा। BLI संगठन जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। क्या भैया? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसकी स्थापना कब होती है भैया? याद रखिए इसकी स्थापना कब होती है? याद रखिएगा इसकी स्थापना होती है 1922 में। इसकी स्थापना कब होती है? 1922 में। और याद रखिएगा प्रकृति की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना संगठन कौन सा है? BLI। याद रखिएगा इसके बारे में फैक्ट याद रखिएगा। प्राकृतिक संरक्षण की सबसे बड़ी एवं सबसे पुराना संगठन। याद रखिएगा सबसे पुराना संगठन भैया, याद रखना। प्रकृति की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी एवं सबसे पुराने संगठन का नाम क्या भैया? BLI, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो कैम्ब्रिज में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे भैया? कैम्ब्रिज में इसका हेडक्वार्टर है। ये तो गलत हो गया, कैम्ब्रिज कहां पे है? कैम्ब्रिज में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है भैया? याद रखिए कैम्ब्रिज कहां पड़ता है? तो आपके यूके में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? यूके में। याद रखिएगा कैम्ब्रिज कहां पड़ता है? यूके में। BLI का हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुई थी? 1992 में। और इसका कार्य क्या होगा? तो याद रखिए इसका कार्य क्या है भैया? तो इसका कार्य क्या है? तो याद रखिएगा पक्षियों के आवासों की सुरक्षा करना। क्या है भैया? पक्षियों के आवास की सुरक्षा करना। पक्षियों के आवास की सुरक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। याद रखिएगा पक्षियों के आवास की सुरक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। और हम देख लेते हैं भैया जिनेवा में किसका और हेडक्वार्टर है। लिख लीजिएगा जिनेवा में कौन कौन से संगठन है। तो एक जगह पे हम लिख देते हैं भैया जिनेवा में कौन कौन से संगठन है। तो याद रखिएगा WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है? आपका जिनेवा में है। WTO का हेडक्वार्टर कहां पे? आपका जिनेवा में है। ILO का हेडक्वार्टर आपका कहां है? जिनेवा में है। इसके अलावा हमने आपको बताया है रेड क्रॉस, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में है। इसका कहां पे हेडक्वार्टर है? जिनेवा में। इसके अलावा WMO हमने आपको बता दिया, उसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। तो WHO की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948। कब होती है भैया? 7 अप्रैल 19। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा में। वर्तमान प्रमुख कौन है इसके? तो याद रखिएगा डॉक्टर टेड्रोस। क्या नाम है? डॉक्टर टेड्रोस इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। और डॉक्टर टेड्रोस किस देश के हैं? इथियोपिया के। किस देश के हैं? इथियोपिया के। इथियोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। याद रखिएगा क्या है राजधानी? अदिस अबाबा इसकी राजधानी है। अदिस अबाबा क्या भी है? इसकी राजधानी है। याद रखिएगा अदिस अबाबा इसकी क्या है? राजधानी है। WTO की बात करते हैं तो WTO की स्थापना कब होती है? याद रखिएगा WTO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995। कब होती है? 1 जनवरी 1995 इसकी स्थापना होती है। वर्तमान प्रमुख कौन है भैया? याद रखिएगा वर्तमान प्रमुख कौन है इसका? तो नागोजी ओंकजाइवेला, जो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष। याद रखिएगा नागोजी ओंकजाइवेला। क्या नाम है? नागोजी ओंकजाइवेला। नागोजी ओंकजाइवेला। नागोजी ओंकजाइवेला। और ये कहाँ की है? नाइजीरिया की। कहाँ की है ये? नाइजीरिया की है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। क्या है?
नाइजीरिया की राजधानी क्या भी है? अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। याद रखिएगा, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। आईएलओ की बात करते हैं, आईएलओ की स्थापना कब होती है? तो ये 1919 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, गिलबर्टो। क्या नाम है? गिलबर्टो। वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? गिलबर्टो। याद रखिएगा, वर्तमान प्रमुख कौन है? गिलबर्टो इसके वर्तमान प्रमुख हैं। गिलबर्टो वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। कौन है भैया? वर्तमान प्रमुख कौन है? गिलबर्टो। और रेड क्रॉस की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? 1863 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है भैया? ये कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, इसके संस्थापक बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, क्या नाम है? हेनरी ड्यूनेंट। क्या नाम है भैया? हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट। क्या नाम है? हेनरी ड्यूनेंट इनका नाम था। याद रखिएगा, इनके संस्थापक का नाम क्या है? हेनरी ड्यूनेंट। फिर से एक बार देख लेते हैं, WHO के वर्तमान प्रमुख कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। वर्तमान प्रमुख कौन है? नागोजी ओंकजा-इवेला। किस देश की हैं? नाइजीरिया की हैं। आईएलओ के वर्तमान प्रमुख कौन है भैया? गिलबर्टो। कौन है? गिलबर्टो। और आईएलओ के बाह्य लेखा परीक्षक कौन है? बाह्य लेखा परीक्षक कौन है? आईएलओ के बाह्य लेखा परीक्षक वर्तमान में एक भारतीय को बनाया गया। याद रखिए, क्या नाम है भैया उनका? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखिएगा, क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। बाह्य लेखा परीक्षक में किसमें? आईएलओ में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट चलिए अब पीछे कर देते हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट करना है, ये भी आपको स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला स्लाइड देख लेते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट करना है, ये भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए, और देखिए, सिर्फ ऐसे मोबाइल पकड़ के आप देखोगे ना, तो फिर मैं आपको बोल रहा हूं, आपको याद होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं याद होगा जितना आपको लिखने से याद होगा। तो कोशिश करिए, थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे। आप भी क्या करिए, आप भी साथ में लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल भी है, पर्यावरण का दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया सवाल है। स्टॉकहोम सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन और कौन है? पेरिस सम्मेलन। चलिए सबके बारे में बात करते हैं एक तरफ से। देखिए, मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? किसी विषय के ऊपर जब पहली बार हम बात करते हैं तो उसमें जो बातें होती है उस पूरे बात के समूह को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। जैसे पर्यावरण के ऊपर जब पर्यावरण के ऊपर पहली बार विचार किया गया होगा, तो उस जहां पे सम्मेलन किया गया होगा, उस सम्मेलन को क्या बोला गया है? मैग्ना कार्टा। यानी पहला अधिकार जो पत्र होता है उसी को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पर्यावरण के ऊपर पहला बैठक हुआ होगा। तो यहां पे देखिए हेडिंग आप डाल दीजिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या भैया? स्टॉकहोम सम्मेलन। डाल दीजिएगा स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन डाल दीजिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन। पहली बात तो स्टॉकहोम कहां पे पड़ता है? तो स्वीडन में पड़ता है। स्टॉकहोम शहर कहां पे है भैया? ये शहर कहां पे है? तो याद रखिएगा, स्वीडन। कहां पे है? स्वीडन। अरे यहीं पे तो आपको मिलता है कौन सा पुरस्कार? नोबेल प्राइज। कौन सा प्राइज? नोबेल प्राइज। स्टॉकहोम सम्मेलन होता कब है? तो याद रखिएगा 1972। पर्यावरण के ऊपर पहला सम्मेलन, पर्यावरण के ऊपर फर्स्ट सम्मेलन, पर्यावरण का फर्स्ट सम्मेलन, पर्यावरण के ऊपर फर्स्ट सम्मेलन कहां पे हुआ था? स्टॉकहोम में। देखिए, स्टॉकहोम जगह का नाम है, वहां पे बैठक हुई तो नाम क्या हो गया? स्टॉकहोम सम्मेलन। ये जगह कहां पड़ता है? स्वीडन में पड़ता है। तो पर्यावरण के ऊपर पहला सम्मेलन कहां पे हुआ? स्टॉकहोम में हुआ, तो नाम क्या हो गया? स्टॉकहोम सम्मेलन। कब हुआ? 1972 में। तो पहली बार जो बैठक होती है इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो पर्यावरण का इसे क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। इसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा इसे बोला जाता है। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता है। और बात करते हैं भैया अगर, तो याद रखिएगा स्टॉकहोम सम्मेलन में ही कौन से संगठन की स्थापना हुई? अभी हमने आपको पढ़ाया UNEP। याद रखिएगा, इसमें किसकी स्थापना होती है? कौन से संगठन की स्थापना होती है? UNEP। याद रखिएगा, किस सम्मेलन के जरिए UNEP की स्थापना की गई? स्टॉकहोम सम्मेलन का। और इसी सम्मेलन में संकल्प लिया गया, क्या संकल्प लिया गया भैया? क्या संकल्प लिया गया कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस होगा? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा।
कब ये संकल्प लिया गया? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में ये संकल्प लिया गया। चलिए आगे देखते हैं भैया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए इसके हिंट डाल दीजिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखिए एक एक लाइन आपको नंबर दिलाने लायक है भैया, ठीक है। तो आप खुद देखिए पढ़ के आप खुद समझ सकते हैं पूछा जाने लायक है कि नहीं है, ठीक है। तो पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे बोला गया भैया? तो स्टॉकहोम सम्मेलन को, ठीक है। तो आप एक एक लाइन से देख सकते हैं कि आपका एग्जाम में सवाल बनने लायक है। चलिए आगे देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं तो पहली बात बताओ भैया, मॉन्ट्रियल जो शहर है, मॉन्ट्रियल शहर कहां पड़ता है? ये एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल शहर पड़ता किस देश में? तो याद रखिएगा किस देश में पड़ता है मॉन्ट्रियल शहर भैया? कनाडा में पड़ता है। कहां पड़ता है? कनाडा में। और मॉन्ट्रियल शहर जो है ये किस नदी के किनारे है? कौन सी नदी के किनारे भैया? याद रखिएगा सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। और सेंट लॉरेंस नदी के ऊपर कनाडा, नीचे कौन सा? आपका अमेरिका है। तो ये किसके किसके बीच सीमा बनाती है भैया? तो सेंट लॉरेंस नदी के ऊपर कौन सा देश है? कनाडा देश है। कौन सा देश? कनाडा। और नीचे कौन सा देश है भैया? यूएसए। इसका मतलब कनाडा और यूएसए के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? याद रखिएगा सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी। और इसी पे विश्व प्रसिद्ध झरना स्थित है भैया। क्या नाम है? नियाग्रा जलप्रपात। कौन सी नदी पे है? सेंट लॉरेंस। क्या नाम है? नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात क्या है? नियाग्रा जलप्रपात। चलिए इधर बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था भैया? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? क्या था भैया? ओजोन परत का क्या था? संरक्षण। ओजोन परत का संरक्षण। ओजोन परत का संरक्षण करना। ओजोन परत का क्या करना? संरक्षण करना इसका उद्देश्य था। और ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? याद रखना समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल में मिलता है। कौन से मंडल में मिलता है? समताप मंडल में ओजोन परत है जो पाई जाती है भैया। और याद रखिएगा ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस। क्या मनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन, चलिए इसको सही कर देते हैं, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है भैया। ओजोन संरक्षण दिवस क्या मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेंगे ओजोन संरक्षण दिवस कब होता है भैया? 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? ओजोन परत की सुरक्षा के लिए क्या किया गया था? मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल किया गया था। इसीलिए 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं भैया इसमें कौन सा है प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल है। चलिए देख लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। चलिए यहां पे लिख देते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल याद रखिएगा सभी बड़े इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है भैया, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल हिंडल देगा क्योटो प्रोटोकॉल। तो पहली बात तो क्योटो जो शहर है पड़ता कहां है? ये शहर कहां भी है? याद रखिए कहां पे है ये शहर? जापान में है। कहां पे है? जापान में। जापान को हमने आपको पढ़ा दिया। बताइए सबसे ऊपर कौन सा द्वीप था? होक्काइडो। उसके नीचे कौन सा था? होन्शु। उसके नीचे आएंगे कौन सा द्वीप था भैया? शिकोकू। उसके बाद में कौन सा लास्ट में था? क्यूशु द्वीप था। तो ये जो क्योटो शहर ये कौन से द्वीप पे है? तो द्वीप अगर आपसे पूछता है तो द्वीप याद रखिए कौन से द्वीप पे? होन्शु द्वीप पे है। कौन से द्वीप पे भैया? होन्शु द्वीप पे। और याद रखिएगा जो क्योटो है इसी को इसका उपनाम है भैया लघु उद्योगों का शहर। किसे कहते हैं? क्योटो को कहते हैं। याद रखिएगा लघु उद्योगों का शहर। लघु उद्योगों का शहर किसे कहते हैं? लघु उद्योगों का शहर किसको कहा जाता है? क्योटो को। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ भैया? याद रखिए कब हुआ? ये आपका 1997 में, 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है? 1997 में। और इसका उद्देश्य क्या भैया? क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? क्या है इसका उद्देश्य? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को क्या करना? 5% तक कम करना। इसका उद्देश्य क्या था भैया? ग्रीन हाउस गैस जो है इसके उत्सर्जन को 5% तक क्या करना? कम करना। कितना परसेंट कम करना? ये भी याद रखिए कितने परसेंट कम करना है उसका उद्देश्य? 5% कम करना है। अब इसमें कौन सा भैया आपका समझौता सम्मेलन लग गया? पेरिस सम्मेलन। चलिए हिंडल दिएगा पेरिस सम्मेलन। हिंडल दिएगा सबको ही पेरिस सम्मेलन।
पेरिस सम्मेलन। देखो भैया उबना मत, ठीक है। अगर आप उबने लगे, पढ़ाई में उबने लगे, तो आप देखिए पढ़ाई में किसको अच्छा लगता है? हमको थोड़ी ना अच्छा लगता है, आपको भी नहीं अच्छा, किसी को नहीं अच्छा लगता पढ़ना। किसको? सबको प्रेशर महसूस होता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो फिर समझ रहे हैं दिक्कत है। तो पढ़िए, जब आप सफल हो जाते हैं कौन पूछता है आपको क्योटो प्रोटोकॉल का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था? एक बार पढ़ लीजिए कायदे से, आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद छोड़िए, क्या क्या लेना देना है आपको, ठीक है। चलिए, पेरिस समझौते की अगर हम बात करें, ये कब होता है भैया? पेरिस सम्मेलन कब होता है? याद रखिए कब होता है, ये 2015 में होता है। कब होता है भैया? 2015 में। और पेरिस है तो कहां पे होगा? फ्रांस में होगा। कहां पे ये सम्मेलन हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और पेरिस सम्मेलन का जो उद्देश्य भैया, इसका उद्देश्य क्या था? याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या था, कई बार पूछा गया है। इसका उद्देश्य क्या था? तो ये इसका उद्देश्य क्या भैया? कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी नियम बनाना, यानी ऐसे नियम बनाना जिससे कार्बन उत्सर्जन क्या हो जाए? कम हो जाए, ठीक है। तो कार्बन उत्सर्जन के ऊपर बाध्यकारी नियम बनाना, इसका क्या था? उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2015 में यहीं पर किसकी स्थापना की गई भैया? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की क्या की गई? स्थापना की गई। और इसी पेरिस सम्मेलन को ही क्या बोलते हैं भैया? COP15, मान लीजिए COP21 क्या बोलते हैं भैया? COP21 इसी को बोला जाता है। किसकी स्थापना होती है इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या है भैया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? गुरुग्राम, हरियाणा। कहां पे है? गुरुग्राम, जो कहां पड़ता है आपका? हरियाणा में पड़ता है। गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। भारत में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका हेडक्वार्टर है, क्या नाम है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और याद रखिएगा, इसके वर्तमान अध्यक्ष याद रखिए, क्योंकि भारतीय हैं तो याद रखिएगा अजय माथुर। क्या नाम है भैया? अजय माथुर। याद रखिएगा क्या नाम है? अजय माथुर। क्या नाम है? अजय माथुर। चलिए, आपको स्क्रीनशॉट करना है। तो आप देखिए ये क्या हो जाए, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो स्टॉकहोम सम्मेलन। किसे कहते हैं? स्टॉकहोम सम्मेलन। कब होता है स्टॉकहोम सम्मेलन? 1972 में होता है। मॉन्ट्रियल कब होता है? 1987 में होता है। क्योटो कब होता है? 1997 में होता है। पेरिस कब होता है? 2015 में होता है। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए, किस धातु को खनिज तेल में डुबा कर रखा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, सोडियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और होना चाहिए था। यहाँ पे चलिए एक ऑप्शन हम आपको बना दे रहे हैं अपनी तरफ से। एक ऑप्शन यहाँ पे और होना चाहिए भैया, ए और बी दोनों। तो देखिए ये अब आपको समझ में आ गया होगा आंसर कौन सा होगा। तो ए और बी। देखिए चलिए पहले सभी धातुओं के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बने जाते हैं, ठीक है। तो खनिज तेल में डुबाने की बात है। खनिज तेल में डुबाकर कौन सी धातुएं रखी जाती हैं? याद रखिएगा, दो धातुओं के नाम याद रखिएगा। एक है आपका सोडियम, कौन सा भी है आपका? एक सोडियम यानी Na, और आपका क्या है? लिथियम। क्या भैया? लिथियम। क्या है? लिथियम क्या है? लिथियम क्या है भैया? Li। क्या है? Li। तो अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो याद रखिएगा, सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो इसको किस में डुबा के रखा जाता है? खनिज में डुबा कर रखा जाता है, खनिज तेल में डुबाकर कौन कौन सी धातुएं रखी जाती है? याद रखिएगा, आपका एक सोडियम है, एक कौन सा है? लिथियम। अगर हम लिथियम की बात करते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है भैया? लिथियम। और याद रखिएगा, लिथियम के हाल ही में भंडार कहां खोजे गए हैं? अभी लिथियम के भंडार कहां पाए गए भैया? लिथियम के भंडार कहां मिले हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। कहां मिले हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। याद रखिए, करंट का सवाल है कि लिथियम के भंडार हाल ही में कहां पे खोजे गए हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर। और याद रखिएगा, लिथियम का उपयोग क्या होता है भैया? लिथियम का उपयोग क्या होता है? याद रखिएगा, लिथियम का उपयोग क्या होता है? जो आपका जो मोबाइल फोन होता है, आपका लैपटॉप हो गया, इसकी जो बैटरियां बनाई जाती है, किसकी बनाई जाती है? लिथियम की। नहीं तो सोचिए, लैपटॉप इतना बड़ा है, उसमें इतनी बड़ी तो बैटरी लग जाए, कितना वजन हो जाएगा ना। तो सबसे हल्की धातु का प्रयोग करते हैं, इसलिए वह क्या रहता है? हल्का रहता है। तो उपयोग क्या होता है इसका? आपका लैपटॉप हो गया, साथ में आपका मोबाइल फोन हो गया, आपके फोन हो गया, आपका स्मार्टफोन हो गया, मोबाइल फोन, इसकी क्या करने में? इसका बैटरी बनाने में। क्या करने में भैया? इसका बैटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? लिथियम का उपयोग किया जाता है। सोडियम की अगर हम बात करते हैं भैया, सोडियम का संकेत क्या हो गया? Na हो गया। क्या हो गया? Na हो गया, ठीक है। सोडियम का संकेत क्या हो गया? Na हो गया। इसके अलावा अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, क्या देखिएगा? पर्णहरित। क्या भैया?
पर्णहरित में पाई जाने वाली धातु, पर्णहरित में पाई जाने वाली धातु, पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? पर्णहरित में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? मैग्नीशियम। जाने वाली धातु याद रखना भैया, पर्णहरित में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? मैग्नीशियम। क्या नाम है? मैग्नीशियम। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें, इसका फार्मूला क्या होता है भैया? H2O2। क्या होता है? H2O2। H2O2 जो होता है भैया, ये आपने देखा होगा ना, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके पास आपको घाव लगा रहता है, तो आप जब डॉक्टर उसके ऊपर एक लिक्विड छिड़कते देखते हैं ना, वो हल्का सा बुझबुझा टाइप से निकलता है भैया, तो वो कौन सा लिक्विड होता है? कौन सा लिक्विड होता है? उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कैसे रंग का होता है? हल्का नीले रंग का। कैसे रंग का होता है? हल्का नीला द्रव, हल्का नीला द्रव होता है। कैसा द्रव होता है? हल्का नीला द्रव होता है। और याद रखिएगा, इसका उपयोग कहां होता है भैया? इसका उपयोग कहां पे करते हैं? तो याद रखिएगा, घाव को साफ करने में, घाव को साफ करने में, कान साफ करने में, कान साफ करने में, कान साफ करने में, कहां पे होता है? घाव साफ करने में हो गया। देखिए कान में जब डालते हैं ना, देखिए हल्का बुजुर्ग टाइप से, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, वो कौन से क्या होता है भैया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। आगे चलते हैं, और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भैया, इसी से जो कपड़े के दाग धब्बे होते हैं उसको भी छुड़ाया जाता है। तो याद रखिएगा, कपड़ों के दाग धब्बे, कपड़ों के दाग धब्बे छुड़ाने में, दाग धब्बे छुड़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कपड़े के दाग धब्बे छुड़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? ए और बी दोनों। और याद रखिएगा, सोडियम और लिथियम ही ऐसी धातु हैं जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु जो है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु, चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं कौन सी हैं भैया? याद रखिएगा, सोडियम है और कौन सा आपका? लिथियम। याद रखिएगा, सोडियम और कौन सा है? लिथियम है। सोडियम है और कौन सा भैया? लिथियम है। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? ए और बी दोनों। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? चलिए भैया, ये सवाल आपका आ गया, थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का आ गया। क्या है भैया? निम्नलिखित का मिलान करिए। मिलान करिए या मिलन करने लिख दिए यहाँ पे टाइपर साहब। हिमालय कहाँ मिलता है? तो चलिए पहले हम देखिए, बात कर लेते हैं विश्व की प्रमुख जो है पर्वत श्रेणियों के बारे में। चलिए एक मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये आपका हो गया, मैप हो गया भैया। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी फेमस जो है पर्वत श्रृंखलाएं। तो यहाँ पे आप देखते हैं भैया, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? याद रखिएगा, रॉकी पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? रॉकी पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? ये रॉकी पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? रॉकी। और यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला है भैया? यहाँ पे पर्वत श्रृंखला का नाम क्या? याद रखिएगा, एंडीज। कौन सी है ये? एंडीज पर्वत। ये कौन सी है? ये पर्वत श्रृंखला का नाम क्या भैया? रॉकी पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? रॉकी पर्वत श्रृंखला। वैसे भी रॉकी भाई कहां रहते हैं? ऊपर ही रहते हैं। रॉकी भाई कहां रहते हैं? ऊपर ही रहते हैं। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला, याद रखिएगा, रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला कौन सी है भैया? रॉकी पर्वत श्रृंखला कौन से महाद्वीप में? उत्तरी महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में। और ये कौन सी पर्वत श्रृंखला? याद रखिएगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी है भैया? एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। याद रखिएगा, इंडीज पर्वत श्रृंखला कहां पे है? ये आपका दक्षिण अमेरिका में। कहां? ये ऊपर उत्तर अमेरिका होगा, ये क्या हो गया आपका? दक्षिण अमेरिका हो गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे। देखो भैया, ये यहाँ पे ब्लैक सी है। ब्लैक सी के जस्ट यहाँ पे पास में क्या है भैया? ये आपका है, ये आपका कौन सा झील है? कैस्पियन सागर है। तो यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, हमने आपको पढ़ाया था रसिया में। ये पर्वत श्रृंखला का नाम क्या भैया? काकेशस पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? काकेशस पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? काकेशस पर्वत श्रृंखला। काकेशस पर्वत श्रृंखला कौन सी है? काकेशस पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? काकेशस पर्वत श्रृंखला। याद रखिएगा, काकेशस पर्वत श्रृंखला। और यहाँ पे भारत के यहाँ पे पाएंगे तो कौन सी पर्वत श्रृंखला? याद रखिएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ पे पड़ती है? ये आपके भारत, नेपाल और चाइना के हिस्सों में पड़ती है, तिब्बत के हिस्सों में पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आते भी है। यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया में? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? याद रखिएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नाम रखिए, याद रखिएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग
रेंज कहां पड़ता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज याद है कि कहां पे पड़ता है आपका, ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और यहां पे नीचे आएंगे भैया, यहां पे अमेरिका में पड़ता है ड्रेकेंसबर्ग। कौन सा है, ड्रेकेंसबर्ग, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला कहां पड़ता है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला कहां पड़ता है आपका, दक्षिण आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। और यहां पे आएंगे तो आपको यहां पे एक पर्वत श्रृंखला मिलती है, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला। कौन सी है, स्कैंडिनेवियन, याद रखिएगा, स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला। कौन सी है, स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला। तो ये विश्व की कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी देख लेते हैं फिर से। उत्तरी अमेरिका में कौन सा है, रॉकी पर्वत श्रृंखला। उसके नीचे कौन सा है, दक्षिण अमेरिका में कौन सा है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। यूरोप में कौन सा है, स्कैंडिनेवियन, और यूरोप में ही कौन सा है, काकेशस पर्वत श्रृंखला है। एशिया में कौन सा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और अफ्रीका में कौन सा भैया, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला। कौन सा है, ड्रेकेंसबर्ग। चलिए एक जगह पे नोट करके आपको हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए पिछली स्लाइड पे चलते हैं, देख लो भैया, यहां पे नोट करके हम लिख देते हैं। ऊपर में कौन सा था, रॉकी पर्वत श्रृंखला। कौन सा था, रॉकी पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला कौन से महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका। कौन सा भी है ये, उत्तरी अमेरिका में है। कहां पे है, उत्तरी अमेरिका में है। कहां पे, उत्तरी अमेरिका। जस्ट नीचे आएंगे, रॉकी के नीचे कौन था भैया, एंडीज। कौन सा था, एंडीज पर्वत श्रृंखला। और एंडीज पर्वत श्रृंखला कहां पे है, दक्षिणी अमेरिका में है। कहां पे, ये दक्षिणी अमेरिका में है। कहां पे भैया, याद रखिएगा कहां पे है, दक्षिणी अमेरिका में है। इंडीज के बाद फिर आप यूरोप में ऊपर के हिस्से में जाएंगे, क्या मिला था आपको, स्कैंडिनेवियन। कौन था, स्कैंडिनेवियन। कौन था, स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन जो पर्वत श्रृंखला है ये कहां पड़ता है, कौन से महाद्वीप में, याद रखिएगा ये कहां पे है आपका, यूरोप में पड़ता है। कहां पड़ेगा भैया, यूरोप में पड़ेगा। उसके बाद यूरोप में नीचे आएंगे, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। यूरोप में हालांकि दो है, एक और आपको याद रखना है, काकेशस। कौन सा है, काकेशस पर्वत श्रृंखला। ये भी कहां पर है आपका, ये भी कहां पड़ता है आपका, यूरोप में ही। कहां पे है आपका, यूरोप में ही। कहां पे है, यूरोप में है। इसके नीचे आएंगे तो कौन सा पड़ता है भैया आपका, अफ्रीका में कौन सा है, ड्रेकेंसबर्ग। कौन सा है, ड्रेकेंसबर्ग, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला कहां पड़ती है, कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप। कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका। याद रखिए कौन से महाद्वीप में, ड्रेकेंसबर्ग, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप हो गया। अब एशिया में कौन सा है, हिमालय, सबको याद होगा ये, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला। कौन सा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। याद रखिएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला किस राज्य में, सॉरी किस देश में पड़ता है भैया आपका, तो याद रखिएगा ये कहां पड़ता है, कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप का है, एशिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। याद रखिएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है ये कहां पे है आपका, ये कहां पे भैया, ऑस्ट्रेलिया में। ये कहां पे है आपका, ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा ये कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया में। याद रखेंगे कहां कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पे है आपका, कहां पे भैया आपका, ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा अगर बात करें हिमालय कहां पे है, तो हिमालय कहां पे है आपका, ये एशिया में है। कहां पे है, एशिया में है। ड्रेकेंसबर्ग की बात करते हैं, ड्रेकेंसबर्ग कहां पे, याद रखिए कहां पे, ये अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पे, अफ्रीका महाद्वीप में। काकेशस की बात करते हैं तो कौन से महाद्वीप में पड़ता है आपका, ये यूरोप महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में पड़ता है, ये यूरोप महाद्वीप में। स्कैंडिनेवियन कहां पड़ता है आपका, यूरोप में। इंडीज कहां पे, दक्षिण अमेरिका में है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, इंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन से महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका में। तो आइए मिलान करते हैं। हिमालय कहां मिलेगा भैया आपका जाके, एशिया में। हिमालय कहां पे आएगा, एशिया में आएगा। इंडीज कहां पे, बताइए इंडीज कहां पे है, दक्षिण अमेरिका में। इंडीज कहां पे है भैया, दक्षिण अमेरिका में। रॉकी कहां पे है, उत्तरी अमेरिका में। कहां पे, उत्तरी अमेरिका। यानी पहले का क्या होगा, पहले का सी। पहले का सी किसमें मिलता है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, पहले का सी हो गया। दूसरे का किसमें हो गया भैया, दूसरे का किसमें हो गया, माफ कीजिएगा ये गलत हो जाएगा ना, पहले का किसमें होगा भैया, सॉरी दोनों में सी है, दिखाई नहीं दिया। चलिए बी देखिए, पहले का किसमें है, सी में। पहले का किसमें भैया, सी में। पहले का किसमें है, सी में। दूसरे का किसमें, ए में। दूसरे का किसमें, ए में। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, दूसरे का किसमें, ए। तो यहां पे हम मिलान करेंगे, पहले का किसमें जाएगा, ये किसमें है भैया, ये आपका सी में है। दूसरे का किसमें जा रहा है, ए में जा रहा है। तीसरे का किसमें जा रहा है भैया, बी में जा रहा है। तो सी ए बी, सी ए बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए देखिए, इस तरह के सवाल जो है थोड़ा टफ करके इस तरह से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसे मिलान करके दे देगा, तो आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका मैप में भी बता दिए कहां कहां पे कौन सा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति समिति लिख दिया है, संगीति का आयोजन हुआ था। क्या भैया, ये संगीति है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये संगीति है। चलिए इसको
सही कर देते हैं। बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था सप्तपर्णी गुफा, बालुकाराम विहार, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो देखिए जो बौद्ध संगीतियां हुई कितनी हुई है, 4 हुई। तो चलिए चारों के बारे में एक जगह पे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हिंट डालेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति में प्रथम क्या पढ़ना है आपको, बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, बौद्ध संगीतियों के बारे में। हिंट डालिएगा प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम, ये क्या भैया, प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम की बात करें कब होता है भैया, 483 ईसा पूर्व। कब होता है, 483, कलम को थोड़ा सा और गहरा कर लेते हैं। कब होता है भैया, 483 ईसा पूर्व में होता है। प्रथम बौद्ध संगीति कब होती है, 483 ईसा पूर्व में होती है। और स्थान बताइए, स्थान कहां पे हुआ था भैया, स्थान, प्रथम बौद्ध संगीति कहां पे होती है, याद देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति कहां पे होती है भैया, राजगिरी। कहां पे होती है प्रथम बौद्ध संगीति, कहां पे होती है आपका, राजगिरी। कहां पे होती है, राजगृह में होती है। प्रथम बौद्ध संगीति कहां पे होती है, राजगृह में होती है। और राजगृह की कौन सी गुफा में होती है, सप्तपर्णी गुफा। कौन सी गुफा है, सप्तपर्णी गुफा, याद रखिएगा, सप्तपर्णी गुफा में होती है। कहां पे होती है, सप्तपर्णी गुफा में होती है, याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह के कौन सी गुफा में, गुफा का नाम पूछा भैया यहाँ पे, सप्तपर्णी गुफा। और अगर हम बात करें प्रथम में अध्यक्ष कौन था भैया, प्रथम में अध्यक्ष कौन था, याद रखिएगा, प्रथम में अध्यक्ष कौन थे भैया, महाकश्यप। कहीं पे महाकश्यप लिखा रहता है, कहीं पे महाकश्यप लिखा रहता है, तो याद रखिएगा उसका लोड नहीं लेना है, महाकश्यप। क्या नाम है, महाकश्यप, याद रखिएगा क्या नाम है, महाकश्यप। और अगर हम बात करें इस टाइम शासक कौन था भैया, शासक कौन था, प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था भैया, याद रखिएगा, अजात शत्रु। क्या नाम था, अजात शत्रु, याद रखेंगे क्या नाम था, अजात शत्रु। क्या नाम था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पे हुआ, राजगृह में। स्थान का नाम पूछे, गुफा का नाम पूछे, कौन सा है, सप्तपर्णी गुफा। कौन सी गुफा है, सप्तपर्णी गुफा। अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप। शासक कौन है, अजातशत्रु, याद रखिएगा, अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप। शासक के बारे में कई बार पूछा गया, कौन शासक था, अजातशत्रु। कौन है भैया, अजातशत्रु। चलिए आगे देखते हैं, द्वितीय के बारे में देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय के बारे में देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति, ये आपका द्वितीय हो गया, ये आपका क्या था, प्रथम बौद्ध संगीति है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कब होती है भैया, ये कब होती है, 383 ईसा पूर्व। कब होता है, 383 ईसा पूर्व में होता है। और ये कौन से स्थान पे हुआ था, याद रखिएगा, ये कौन से स्थान पे हुआ था भैया, ये आपका कहां पे हुआ था, राजगिरी के बाद कौन सा, वैशाली नामक स्थान पे। कौन से स्थान पे हुआ था, वैशाली। कहां पे हुआ था, राजगिरी के बाद दूसरा वाला कहां पे हुआ है, वैशाली। वैशाली में याद रखिए कौन से विहार में हुआ था, बालुका राम विहार। कौन सा विहार है, बालुका राम विहार, याद रखिएगा, जगह का नाम लिखिएगा, बालुका राम विहार। बालुका राम विहार में हुआ था, बालुका राम विहार, याद रखिएगा कहां पे, कौन से विहार में हुआ, बालुका राम विहार। स्थान का नाम पूछेगा तो कहां पे हुआ, वैशाली में हुआ। याद रखना भैया, इसका अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष कौन है, याद रखिएगा, द्वितीय का अध्यक्ष कौन था, याद रखिएगा, क्या नाम है भैया, सर्वकामी या सब्बाकामी। क्या नाम है, सर्वकामी। क्या नाम है, सर्वकामी या सब्बाकामी। कहीं पे इसका नाम मिलता है, सर्वकामी या सब्बाकामी, याद रखेंगे, सर्वकामी या सब्बाकामी। और याद रखिएगा इसका, ये कौन से शासक के समय में हुआ था भैया, दूसरी बौद्ध संगीति कौन शासक के समय में, कालाशोक। किसके टाइम में हुआ, कालाशोक के समय में। याद रखिएगा कौन से शासक के समय में हुआ था, कालाशोक। कौन से शासक के समय में हुआ, कालाशोक के समय में हुआ था, याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, चतुर्थ के तिथि के बारे में देखते हैं भैया, तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति। चलिए यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, चलिए दूसरे पेन से खींच देते हैं। यहाँ पे ये कौन से पे है, चलिए इस साइड में है ना, ये चलिए एक अलग कर देते हैं। इस साइड में प्रथम द्वितीय हो गया, उधर क्या हो, ये आपका ये द्वितीय वाला हो गया, ठीक है, ये आपका द्वितीय हो गया बौद्ध संगीति, ये आपका प्रथम हो गया, ठीक है, ये प्रथम बौद्ध संगीति हो गया। और यहाँ पे कौन सा हो गया आपका, ये तृतीय बौद्ध संगीति। कौन से नंबर का बौद्ध संगीति है भैया, ये आपका तृतीय नंबर का बौद्ध संगीति। चलिए तृतीय के बारे में बात करते हैं, पेन का कलर चेंज कर लिया जाए, ठीक है। देखो भैया तृतीय बौद्ध संगीति कब होती है, ये देखिए कहीं कहीं पे आपको 247 ईसा पूर्व मिलेगा, कहीं कहीं पे 251 मिलेगा, तो उसका लोड बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। 247 ईसा पूर्व कब हुआ है, 247 ईसा पूर्व। और कहाँ पे, स्थान का नाम बताइए भैया, स्थान का नाम बताइए, कहाँ पे हुआ था, तीसरा वाला कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तीसरा वाला कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। कहाँ पे हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। कहाँ पे हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। कहाँ पे हुआ, जिसको हम आज क्या बोलते हैं, पटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटना। हालांकि पाटलिपुत्र को बसाया था उदयन ने, किसने बसाया था, उदयन ने, लेकिन पटना नाम रखा था किसने, शेरशाह सूरी नाम रखा था, ठीक है। तो तीसरा वाला कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था भैया, तीसरे का अध्यक्ष कौन था, याद रखिएगा, मोगली पुत्र तीसरे। क्या नाम था, मोगली पुत्र
मोगली पुत्र तिस, क्या नाम था? तिस नाम था, याद रखिएगा। तीसरे में कौन? तिस, तीसरे में कौन? तिस। और इस समय शासक कौन था भैया? शासक किसके शासन काल में हुआ था? तो याद रखिएगा शासक कौन था? अशोक। कौन था? अशोक। किसके समय में हुआ था ये? अशोक के समय में, याद रखिएगा। तीसरा वाला किसके समय में? अशोक के समय में। कहां पे हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। कहां पे हुआ? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन है? मोगलीपुत्र तिस। और अगर हम चतुर्थ की बात करते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये कौन से नंबर की है भैया? चतुर्थ नंबर की है। कौन से नंबर की है? चतुर्थ नंबर की। नहीं चेंज हुआ ये, चाहिए हो गया, चलिए कोई नहीं। चतुर्थ हो गया भैया। चतुर्थ कब हुआ था? फर्स्ट ईसापुर। कब हुआ? पहली ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था ये? पहली ईस्वी में। ईसापुर नहीं, कब हुआ था? फर्स्ट ईस्वी में हुआ था। और ये कहां पे हुआ? स्थान का नाम याद रखिएगा। स्थान कहां पे हुआ था ये? पहला वाला कहां पे हुआ? राजगृह। दूसरा वाला कहां हुआ? कालाशोक। तीसरा कहां हुआ? पाटलिपुत्र। चौथा कहां हुआ? कुंडलवन। कहां पे हुआ? कुंडलवन। कुंडलवन कहां पड़ता है भैया? याद रखिएगा कश्मीर में। कहां पे हुआ? कश्मीर में हुआ। कुंडलवन कहां पे हुआ था? याद रखिएगा कहां पे हुआ? कश्मीर में हुआ। चलिए कहां पे हुआ है? कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और याद रखिएगा इसमें अध्यक्ष कौन था? इसमें अध्यक्ष कौन था भैया? याद रखेंगे इसमें अध्यक्ष कौन है? चतुर्थ में अध्यक्ष कौन है? चतुर्थ में अध्यक्ष कौन था? याद रखिए चतुर्थ में अध्यक्ष क्या नाम है उनका? चतुर्थ में क्या नाम है भैया? याद रखिएगा क्या नाम है इनका? चतुर्थ में अध्यक्ष का नाम क्या है? वसुमित्र। क्या नाम है भैया? वसुमित्र। चतुर्थ में अध्यक्ष का नाम क्या है? वसुमित्र। और देखिए अध्यक्ष से ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है उपाध्यक्ष। याद रखिएगा उपाध्यक्ष कौन था भैया? उपाध्यक्ष याद रखिए क्या नाम है उनका? अश्वघोष। क्या नाम है? अश्वघोष। चतुर्थ में उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। और इसी की रचना का नाम है देखिएगा बुद्ध चरित्र। रचना का नाम क्या है? बुद्ध चरित्र। क्या नाम है? बुद्ध चरित्र इसकी रचना का नाम है। और इसी रचना को कहते हैं बौद्धों का रामायण। याद रखिएगा बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अश्वघोष की। और इसी को क्या बोलते हैं? बौद्धों का रामायण। याद रखिएगा बौद्धों का रामायण। बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं भैया? अश्वघोष द्वारा लिखित रचना कौन सी है? बुद्ध चरित्र को कहते हैं। और याद रखना भैया ये किसके शासन काल में हुआ था? शासक कौन था इसमें? तो कौन था? कनिष्क था। कौन था इसमें? शासक कौन था? कनिष्क, जो कुषाण वंश का राजा था। हुआ कहां पे है? कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन है भैया? अश्वघोष। तो ये चारों आपका चारों बौद्ध संगीतियां तो देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पे हुआ था? किस गुफा में? यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया? आपका क्या हो जाएगा? सप्तपर्णी गुफा में। कौन सी गुफा में? वो सप्तपर्णी। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखते हैं अगला सवाल क्या भैया आपका। ये विटामिन से संबंधित सवाल है। चलिए बात करते हैं विटामिन ई। बता भैया विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? याद रखिएगा क्या नाम है? टेकोफेराल। क्या नाम है? टेकोफेराल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेराल। विटामिन 3 का विटामिन B3। कौन सी विटामिन हुई है? विटामिन B3। कौन सा विटामिन है ये आपका? विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन। क्या नाम है इसका? नियासिन। याद रखिएगा विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन। नोट करते जाइए विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन। विटामिन H चाहे कहिए विटामिन H या कहिए आप इसको विटामिन B7। विटामिन H कहिए भैया या विटामिन B7 एक ही बात है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है भैया? बायोटीन। क्या नाम है? बायोटीन। क्या नाम है? बायोटीन। विटामिन के का नाम रासायनिक नाम क्या भैया? याद रखिएगा फिनोक्विनोन। क्या नाम है? फिनोक्विनोन। याद रखिए क्या नाम है भैया? फिनोक्विनोन। फिनोक्विनोन। क्या नाम है? फिनोक्विनोन। याद रखिएगा विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन। विटामिन H बायोटीन। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन E टेकोफेराल। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा किसमें रोग। पहले बात देखिए विटामिन के है भैया, इसकी कमी से क्या होता है? जो है खून का जो है रक्त का थक्का नहीं बनता, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। तो विटामिन के किसमें भैया? ये रोग कौन सा होता है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता? हीमोफीलिया। इसी को क्या कहते हैं? शाही रोग भी इसी को कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? शाही रोग भी इसी को कहा जाता है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई क्या है भैया? विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बंधता रोग। महिलाओं में बंधता होता है, पुरुषों में क्या होता है? नपुंसकता होता है। विटामिन 7 की बात करें भैया, इसमें क्या होता है? बालों का झड़ना। क्या होता है? बालों का झड़ना। विटामिन B3 से क्या होता है भैया? याद रखिएगा पेलाग्रा नामक रोग होता है। क्या होता है? पेलाग्रा नामक रोग होता है। तो चलिए मिला लेते हैं भैया। पहले का किसमें हो रहा है? पहले का किसमें हो रहा है? सेकंड में हो रहा है। पहले का किसमें हो रहा है भैया? सेकंड। यानी एक इसमें मिल के आएगा सेकंड में, एक इसमें मिल के आएगा सेकंड,
एक किसमें मिल रहा है, सेकंड। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या है भैया, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। ए किसमें मिल रहा है भैया, बी में। ए यानी दूसरे में मिल रहा है, ए दूसरे में मिल रहा है। बी किसमें मिल रहा है भैया, तीसरे में। बी किसमें मिल रहा है, तीसरे में मिल रहा है। सी किसमें मिल रहा है भैया, चौथे में। सी किसमें मिल रहा है, चौथे में। देख रहे हैं यहाँ पे इस लाइन में, देख रहे हैं सब में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा भैया। ये पहले का दूसरा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा, तीसरे का चौथा, और चौथे का क्या हो जाएगा भैया, पहला हो जाएगा। ये आपके विटामिन थे। देखिए बालों का झड़ना तो विटामिन कौन सा है, B7। लेकिन अगर कहेगा बालों का सफेद होना, बालों का सफेद होना, बालों का सफेद होना, तो बालों का सफेद होना ये विटामिन, ये देखिए बालों का झड़ना विटामिन B7 है, बालों का सफेद होना विटामिन B5। क्या भैया, विटामिन B5। बालों का सफेद होना क्या है, B5, जिसको क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक बोलते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक इसको बोला जाता है। ठीक है, बालों का सफेद होना अलग है, विटामिन सफेद होना 5 है, झड़ना क्या है, विटामिन B7 क्या है, बायोटीन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्क्रीनशॉट आपने किया होगा, चलिए कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो भैया कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ क्या भैया, नदियों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन सी नदियां हैं, सिंधु, चेनाब, रावी, झेलम, सतलज और ब्यास। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं एक नदियों का क्रम। देखो भैया सबसे ऊपर भारत में जम्मू कश्मीर से कौन सी नदी आके मिलती है भैया, याद रखिए कौन सी नदी है, ऊपर से एक तरफ से आती है, इस तरह पाकिस्तान में चली जाती है। कौन सी नदी है, सिंधु नदी। कौन सी नदी है ये, सिंधु नदी। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है भैया, चेनाब नदी। कौन सी नदी है ये, चेनाब नदी। चेनाब नदी में ऊपर से आके मिलती है एक नदी, इस नदी का नाम है भैया, कौन सा नदी है, झेलम नदी। कौन सी नदी है, झेलम। कौन सी नदी, झेलम। उसके बाद चेनाब नदी में नीचे से जाके एक नदी मिलती है, इस नदी का नाम क्या है भैया, रावी नदी। क्या नाम है, रावी नदी। फिर यहां से एक नदी आती है भैया, इस तरफ से यहां से एक नदी आती है। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं यहां पे, यहां से। चलिए देखो भैया यहां से सतलज नदी आती है। सतलज नदी किसमें मिल जाती है, चेनाब में। किसमें मिल जाती है, चेनाब। और चेनाब फिर सतलज नदी में ऊपर से एक नदी आके मिलती है भैया, इस नदी का नाम क्या है, ब्यास नदी। क्या नाम है, ब्यास नदी। तो यहां से एक नदी है, ये एक नदी यहां पे हो गई, एक यहां पे। चलिए अलग कलर से चेंज कर देते हैं, ये एक नदी हो गई, एक नदी ये हो गई आपकी, एक यहां पे हो गया, एक यहां पे हो गया। तो इन नदियों का क्रम पूछा है, तो सबसे ऊपर कौन सी नदी है, सिंधु। सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी के नीचे ब्यास, ब्यास के आगे सतलज। तो सबसे ऊपर, चलिए इसको नंबरिंग कर देते हैं भैया, ये नंबर 1 है। पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए, ठीक है। चलो भैया देखिए, ये एक, इसको कर देते हैं, ये 2 कर देते हैं, ये 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया आपका, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया, 6। तो कुल कितनी नदियां हैं भैया, 6 नदियां। कितने नदियां हैं, 6। तो नंबरिंग के अनुसार यहां लिख देते हैं। देखो भैया नंबरिंग के सबसे ऊपर कौन सी नदी है, सबसे ऊपर नंबरिंग 1, नंबर 1 नदी कौन सी नदी है, सबसे ऊपर नंबर 1 पे कौन सी नदी है, कौन सी नदी है, तो याद रखिए भैया सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। उसके बाद सेकंड पे नंबर पे कौन सी नदी है, दूसरे पे कौन सी नदी है, 2, 3, 4, 5 और ये पूरा 6 करके लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो भैया सिंधु नदी के ऊपर कौन सी नदी है, सबसे ऊपर सिंधु नदी, उसके बाद कौन सी नदी है, झेलम। ये कैसे हो गया यार, कौन सी नदी है, झेलम। याद रखिए कौन सी नदी है, झेलम। सिंधु के बाद झेलम, सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद चिनाब, झेलम के बाद कौन सी नदी है भैया, चिनाब। झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के नीचे कौन सी नदी, चिनाब के नीचे कौन सी नदी, रावी। कौन सी है, रावी। रावी के नीचे कौन सी है, ब्यास। कौन सी नदी है, ब्यास। ब्यास के नीचे कौन सी नदी है भैया, सतलज नदी। कौन सी नदी है, सतलज नदी। कौन सी नदी है, सतलज। अब देखो भैया ध्यान दीजिए, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है दोआब। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब। तो एक नदी ये, एक नदी है, इसके बीच में एक क्षेत्र बन रहा है, यहाँ पे एक क्षेत्र यहाँ पे बन रहा है, एक क्षेत्र यहाँ पे बन रहा है, ये पूरा एरिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिंधु नदी और झेलम नदी, सिंधु नदी और झेलम नदी के द्वारा बीच में जो एरिया, इसको बोलते हैं सिंधु सागर दोआब। क्या बोलते हैं, सिंधु सागर दोआब। क्या बोलते हैं भैया इसको, सिंधु सागर दोआब। क्या बोलते हैं, सिंधु सागर दोआब। क्या बोलते हैं इसको, सिंधु सागर दोआब। फिर देखो भैया झेलम और चिनाब नदी के बीच में एक क्षेत्र बन रहा है, झेलम और चिनाब के बीच में एक क्षेत्र बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं चाझ दोआब। क्या बोलते हैं इसको, चाझ दोआब। क्या बोलते हैं इसको, चाझ दोआब। क्या बोला गया इसको,
चाज दोआब इसको बोला गया। दो नदियों का बीच का एरिया क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। सिंधु सागर दोआब, चाज दोआब। अब देखो भैया, चेनाब नदी के नीचे कौन सी नदी है? यहाँ पे रावी नदी। तो इसका नाम क्या है? देखिए, चेनाब और रावी के बीच में जो दोआब पड़ता है, इसका नाम क्या भैया? इसका नाम क्या है? रचना दोआब। याद रखिएगा, क्या नाम है इसका? रचना दोआब। याद रखिएगा, रचना दोआब। क्या नाम है? रचना दोआब। अब देखो भैया, रावी और देखिए ये कौन सी नदी है? रावी। रावी के नीचे कौन सी है? ब्यास। तो रावी और ब्यास के बीच में एक क्षेत्र बन रहा है, इसको बोलते हैं वारी दोआब। क्या बोलते हैं भैया? बारी दोआब। क्या बोलते हैं? बारी दोआब। क्या बोलते हैं इसको? बारी दोआब। चलिए रेड पेन से लिखते हैं, वारी दोआब। क्या बोलते हैं इसको? वारी दोआब इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वारी दोआब बोलते हैं। अब देखो भैया, ब्यास और सतलज के बीच में तो एक एरिया बना है। देखिए, ब्यास और सतलज के बीच में भी एक एरिया छूट रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इस नदी, इसको बोलते हैं कौन सा दोआब बोलते हैं? इसको बोलते हैं विस्त दोआब। क्या बोलते हैं इसको? विस्त दोआब। क्या बोलते हैं? विस्त दोआब। देखिए, ये नदियों का नाम आपको याद रहेगा तो आपको समस्या नहीं होगी। देखिए, रचना, र से रावी, चना से चेनाब, चाज, चा से चेनाब, झ से झेलम, सिंधु सागर एक ही याद करना है, बारी क्या हो जाएगा भैया? ब्यास और रावी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सही क्रम से करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु के बाद चेनाब। सिंधु के बाद चेनाब तो है नहीं, क्या है भैया? झेलम है। ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? कट हो गया। सिंधु, चेनाब तो पहले है ही नहीं, तो ये ऑप्शन आपका कट हो गया। सिंधु सबसे पहले, सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद क्या है भैया? चिनाब। सही है। चिनाब के बाद क्या है? ब्यास, ब्यास के बाद क्या है? रावी, रावी के बाद क्या है? सतलज। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे क्या भैया? भारत की प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस जिले में की गई थी? यूपी के किस जिले में की गई थी? जिला ही पूछ लिया सीधा सीधा। देखो भैया, चलिए सबके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल क्या है इस टाइम का? देखिए, अयोध्या के बारे में बात कर भैया। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट कहां पे है? श्री राम एयरपोर्ट, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट कहां पे है भैया? तो श्री राम एयरपोर्ट कहां पे? आपका अयोध्या में। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे? याद रखिए, कौन सी नदी है भैया? ये आपका सरयू नदी। कौन सी नदी है? ये आपका सरयू नदी के किनारे। कौन सा शहर है आपका? अयोध्या शहर है। लखनऊ की बात करें, याद रखिएगा, लखनऊ की अगर हम बात करते हैं भैया, फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकादमी, पैरा बैडमिंटन अकादमी, पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां खोली गई है? तो पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पे खोली गई? याद रखिए, कहां पे खोली गई है? आपका लखनऊ में। इसके अलावा याद रखिएगा, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहां खोला गया? याद करिए, कहां खोला गया भैया? लखनऊ में। याद रखिएगा, लखनऊ में दवा एवं विष अनुसंधान, दवा प्लस विष अनुसंधान केंद्र, विष अनुसंधान केंद्र कहां पे है? तो लखनऊ में है भैया। कहां पे है? लखनऊ में है। रायबरेली की बात करते हैं भैया, अभी करंट में हमने आपको कल पढ़ाया था, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्क, यानी हॉकी का जो स्टेडियम खोला गया, कहां पे खोला गया? रानी, कहां पे खोला गया? रायबरेली में। इसका नाम क्या है? याद रखिएगा, नाम क्या है भैया? रानीज गर्ल्स हॉकी टर्क, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्क कहां खोला गया है? रायबरेली में। कहां खोला गया है? रायबरेली में खोला गया है। रायबरेली में एक बड़ा फेमस पक्षी विहार याद रखिएगा, समान पक्षी विहार। कौन सा? समान पक्षी विहार। समान पक्षी विहार कहां पे है? याद रखिएगा, कहां पे है? रायबरेली में। मैनपुरी की हम बात करते हैं भैया, समस पक्षी विहार। कौन सा? देखिए, समान कहां पे है? रायबरेली। समस पक्षी विहार कहां है? समस पक्षी विहार कहां पे है? समस पक्षी विहार कहां पे है? मैनपुरी में है। कहां पे है? मैनपुरी में है। और याद रखिएगा, मैनपुरी में ही है जो सैनिक स्कूल था, उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? बिपिन रावत, बिपिन रावत के नाम पे। किसके नाम पे है? यहाँ पे जो सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल का नाम क्या है? तो सैनिक स्कूल का नाम याद रखें भैया, विपिन रावत, विपिन रावत, विपिन रावत सैनिक स्कूल। क्या नाम है? विपिन रावत सैनिक स्कूल। याद रखना भैया, विपिन रावत सैनिक स्कूल कहां पे है? मैनपुरी में। और मैनपुरी की एक महिला है भैया, क्या नाम है? गीतांजलि श्री। याद रखना इनका नाम, गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री। याद रखना, गीतांजलि श्री है भैया। गीतांजलि श्री को इस बार कौन सा पुरस्कार दिया गया था 2022 में? याद रखिएगा, मैन बुकर इंटरनेशनल, मैन बुकर इंटरनेशनल, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसे दिया? गीतांजलि श्री को दिया गया था। देवरिया की बात करते हैं भैया, यहाँ पे क्या बनाया गया है, क्या खोला गया था 1903 में? देवरिया में एक स्थान है भैया, देवरिया में एक स्थान है, उसका नाम है प्रतापपुर। क्या नाम है? प्रतापपुर। देवरिया के प्रतापपुर में सन 1903 में, कब? सन 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल, भारत की
प्रथम चीनी मिल, भारत की प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई। भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। याद रखिएगा, भारत की प्रथम चीनी मिल कब स्थापित की गई? 1903 में। कहां पे? देवरिया। कौन से स्थान पे? प्रतापपुर नामक स्थान पे स्थापना की गई। ठीक है। अब देखो भैया, लखनऊ के एक बड़े फेमस व्यक्ति हैं नील मोहन। क्या नाम है? नील मोहन। याद रखिएगा, इनका नाम याद रखना भैया, नील मोहन। ये कहां के हैं आपके? ये कहां के हैं आपके? लखनऊ के ही हैं। कहां के हैं? लखनऊ के। और ये क्या बनाया गया भैया? यूट्यूब के नए सीईओ। जहां से आप पढ़ रहे हो, इसका सीईओ किसे बनाया गया? नील मोहन। यूट्यूब के नए सीईओ किसे बनाया गया भैया? नील मोहन। यूट्यूब की स्थापना कब होती है? याद रखना, यूट्यूब की स्थापना कब होती है? 14 फरवरी 2005। कब होती है? 14 फरवरी 2005 को स्थापना होती है। लेकिन YouTube भारत में कब आता है? भारत में आता है भैया 2008 में आता है। कब आता है? 2000। YouTube के फर्स्ट वीडियो का नाम क्या था? याद रखिए, फर्स्ट जो इसका वीडियो था, इसका फर्स्ट वीडियो का नाम क्या था? जावेद। क्या नाम था? जावेद। याद रखिएगा, क्या नाम था? फर्स्ट वीडियो का नाम क्या था भैया? जावेद। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? देवरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, देखते हैं सवाल क्या भैया। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो चलिए बात करते हैं। पहले देखो भैया, जो संसद होता है, संसद किससे मिलके बनता है? संसद किससे मिलके बनता है भैया? तो संसद मिलके बनता है किससे? लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, किससे मिलके बनता है? राष्ट्रपति से मिलता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनता है? हमारे यहाँ संसद का निर्माण होता है। संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 79 में है। संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 79 में है। लोकसभा का कौन से आर्टिकल में भैया? 81 में है। किसमें? 81 में है। राज्यसभा किसमें है? आपका 80 में है। राष्ट्रपति किसमें है भैया? आपका अनुच्छेद नंबर कौन से में है? 52 में। राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में? 1952 में। सॉरी, कौन से आर्टिकल में भैया? माफ कीजिएगा, 52 आर्टिकल। कौन से आर्टिकल में है? 52 वाले आर्टिकल में है। और अब देखिए, इसमें किसकी बात हो रही है? महाभियोग। महाभियोग का मतलब क्या होता है? देखिए, महाभियोग का मतलब क्या होता है भैया? महाभियोग का मतलब क्या होता है? किसी भी बड़े अधिकारी को उसके पद से हटाना क्या कहलाता है? महाभियोग कहलाता है। तो यानी पद से हटाना, पद से हटाना क्या कहलाता है? पद से हटाना कहलाता है महाभियोग। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया है? ये कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से ये लिया गया है। याद रखना, कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से महाभियोग लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद नंबर कौन सा भैया? अनुच्छेद नंबर 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई? 61 में। देखो भैया, अब ध्यान दीजिए, इधर मेरी तरफ ध्यान दीजिए। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलवाता कौन है? राष्ट्रपति। इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति मालिक है। जैसे आपके दो भाई हैं, तो उसकी संयुक्त बैठक कौन करा सकता है? आपके पिताजी करा सकते हैं। तो पिताजी जब दोनों लोगों के मालिक हो गए, तो भैया जो विरोध करेगा वो दोनों लड़के तो पिताजी का विरोध कर सकते नहीं कर सकते। तो यहां पे कहने का हमारा क्या मतलब है? राष्ट्रपति दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, इसका मतलब मालिक हुआ राष्ट्रपति। तो अगर जो मालिक होता है तो उसके खिलाफ ही तो विद्रोह किया जाता है भैया, और जिसका वो मालिक होता है वही तो उसका विरोध करता है। तो राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। यानी दोनों का मालिक एक तरह से देखा गया कौन है? राष्ट्रपति, तभी तो बुलाता है भैया। तो इसका मतलब राष्ट्रपति के दो बच्चे राज्यसभा और लोकसभा, और दोनों ही खिलाफ में विद्रोह कर सकते हैं। किसके? राष्ट्रपति के। तो यानी लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है भैया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? संसद के किसी भी सदन से जो है आपका महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो भैया, उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवनों की दिशा होती है। कॉम्प्लिकेटेड हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया, एक आप पहले समझ लो भैया, यहां पे थोड़ा सा, ये हो गया आपका पृथ्वी। ये क्या होगी भैया? आपकी पृथ्वी हो गई। ये क्या होगी? आपकी पृथ्वी हो गई। चलिए, ये क्या होगी भैया? आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये क्या होगी? आपकी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के बीचों बीच से कितनी डिग्री रेखा है भैया? 0 डिग्री। कितनी डिग्री रेखा है? 0 डिग्री। कितनी डिग्री रेखा है? 0 डिग्री। 0 डिग्री रेखा के पास हमेशा कौन सा प्रेशर पाया जाता है? लो प्रेशर। कौन सा प्रेशर होता है? लो प्रेशर। कौन सा प्रेशर होता है? लो प्रेशर। इसके जस्ट नीचे कौन सी रेखा भैया? यहां पे कौन सा प्रेशर, कौन से वायु दाब की पेटी पाई जाएगी? हाई प्रेशर। कौन सा प्रेशर बेल्ट पाया जाएगा? हाई प्रेशर बेल्ट। इसके बाद फिर क्या पाया जाएगा? लो प्रेशर बेल्ट पाया जाएगा। हाई प्रेशर बेल्ट, और फिर कौन सा प्रेशर बेल्ट पाया जाएगा? लो प्रेशर बेल्ट। फिर यहां नीचे कौन सा प्रेशर बेल्ट पाया जाएगा? हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाएगा। कौन सा प्रेशर बेल्ट पाया जाएगा? हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाएगा।
आराम से समझिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हाई प्रेशर, फिर यहाँ पे लो प्रेशर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे आपका लो प्रेशर बेल्ट हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो हवाएं चलती है वो हमेशा हवाएं किधर चलती हैं भैया, हाई प्रेशर से किधर चलती हैं भैया, लो प्रेशर की ओर। हवाएं किधर गति करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है। तो इसका मतलब यहाँ पे हवा अगर चलेगी तो किधर आएगी भैया, इधर ही तो आएगी, और यहाँ पे हवा चलेगी किधर आएगी, इधर आएगी। अब देखिए समझिए, जो ऊपर की जो यहाँ पे इसके बीच में जो हवा चलती है, यहां से लेकर यहाँ के बीच में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं पूर्वा पवने। कौन सी पवने होती हैं ये, पूर्वा पवने। याद रखिए कौन सी पवने होती हैं ये, पूर्वा पवने। कौन सी पवने, पूर्वा पवने। इन पवनों को क्या बोलते हैं, पूर्वा पवन बोलते हैं। उसके बाद भैया ये देखिए, ये इस वाले इलाके में जो हवाएं चलती हैं, या इस वाले इलाके में जो हवाएं चलती हैं, इनको बोलते हैं पछुआ पवने। कौन सी पवने बोलते हैं, पछुआ पवने। कौन सी पवने बोलते हैं, पछुआ। और ये बीच वाला जो इलाका भी है, इसको बोलते हैं व्यापारिक पवने। कौन सी पवने बोलते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। ये यहाँ पे कौन सी पवने बोलती हैं, व्यापारिक। कौन सी है, ऊपर, दोनों ऊपर और एकदम नीचे पूर्वा, बीच में पछुआ, एकदम बीच में व्यापारिक। तो देखो भैया, ये उत्तरी गोल, इसके ऊपर क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया, इसके नीचे क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो अब देखिए, जो आपको ये ट्रिक से याद करना है, एक तीर लगाना है भैया, यहां से इस तरह से एक तीर लगाना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा भैया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि बहुत ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए एक तीर आपको ऐसे लगा देना है, ठीक है, और यहाँ पे इससे कर देना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आराम से, एक तीर यहाँ पे लगाना है, इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। अब एक चीज समझो भैया, हमने आपको बताया यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझिए कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से किधर चलती हैं, लो प्रेशर। अब यहाँ पे अगर हाई प्रेशर है तो हवा इधर जा रही है, मतलब इधर हवा भी, तो इधर भी तो हवा जाएगी भैया। देखिए ये हवा इधर भी तो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ये हवा किधर जाएगी भैया, ये हवा इधर भी तो जाएगी, ये हवा, चलिए पेन को चेंज कर लेते हैं यार, रेड कर लेते हैं ना। चलिए देखो, ये यहाँ पे कौन सा प्रेशर बेल्ट पाया गया है, कौन सा प्रेशर बेल्ट है भैया, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। कौन सा प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर। तो हवा इधर चलेगी लो की तरफ, इधर भी लो प्रेशर बेल्ट है, तो हवा इधर से की तरफ चलेगी। फिर समझो भैया, यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर, हवा इधर से इधर चलेगी कि नहीं चलेगी, समझिए। हमने बताया ना, हाई प्रेशर से किधर चलेगी हवा, लो प्रेशर की ओर चलेगी। तो हाई प्रेशर से किधर जा रही है, लो प्रेशर। हाई प्रेशर से किधर जा रही है, लो प्रेशर की ओर जा रही है। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे भी तो यही कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे कौन सा प्रेशर है भैया, हाई प्रेशर। तो हवा इधर आ रही है तो फिर इधर जाएगी, ऊपर की साइड में जाएगी, इस साइड में जाएगी। यहाँ पे हाई प्रेशर, तो हवा किधर आएगी, इधर आएगी। इधर की हवा इधर चल रही है, इधर की हवा इधर चल रही है, इधर की हवा कहाँ चल रही है, इस साइड में चल रही है ना। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपको, समझ में आया इतना। अब देखिए, हवाओं की गति निकालने के लिए बड़ा आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये याद क्या करना है, कॉन्सेप्ट भी, ये उत्तर होता है, ये क्या होता है आपका उत्तर हो गया, ये आपका हो गया दक्षिण, ये आपका हो गया पूर्व हो गया, ये आपका क्या हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है। तो अगर हम इधर से तीर लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इधर से कोई तीर लगाते हैं, यहां से कोई तीर इस तरह से लगाते हैं, तो ये मान लेते हैं हवा की दिशा है, तो ये हवा आ किधर से रही है पहले उसको बोलते हैं, और जिधर जा रही है पहले उसको बोलते हैं। यानी अगर हवा का नाम बोलना है तो पहले हमको चारों दिशाओं का नाम साथ में बोलना पड़ता है। ये तीर किधर से आ रही है, उत्तर पश्चिम, तो इस हवा का नाम क्या हो जाएगा, उत्तर, सॉरी किधर से आ रही है, ये हवा किधर से आ रही है, उत्तर पूरब। तो पहले क्या लिखेंगे, उत्तर पूरब। किधर को जा रही है ये, दक्षिण पश्चिम। तो कहां क्या लिखना भी आपको, ये दक्षिण पश्चिम की हवा जाएगी। तो ये तीर किधर लगा हुआ है, इस साइड में लगा हुआ है, तो नाम हमने लिखा क्या, उत्तर पूरब। कहां जा रही है, दक्षिण पश्चिम। इतना हो गया। अब समझिए, अब सवाल पूछा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवनें। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी व्यापारिक पवनें है, कहां भी है, यही तो है व्यापारिक पवनें, एक यहाँ। तो उत्तरी गोलार्ध की पूछा है, यही तो व्यापारिक पवनें भैया, यही तो है, यही तो व्यापारिक पवन है उत्तरी गोलार्ध की। समझ में आ रहा है। तो बताओ भैया, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन आ किधर से रही है, यहां पे बना देते हैं। बताओ भैया, आ किधर से रही है, उत्तर पूरब। कहां से आ रही है भैया, उत्तर पूरब। जा कहां को रही है, दक्षिण पश्चिम। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब से दक्षिण। यही तो आपका आंसर भी निकल गया। क्या हो जाएगा भैया, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा इस हवा की डायरेक्शन क्या है भैया,
इस हवा की डायरेक्शन क्या है आपको कमेंट करके बताना है। दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली, दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली कौन सी पवन है ये? पूर्वा पवनों की डायरेक्शन क्या होगी आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। समझ में आया? देखिए इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं, आपको ये अगर फिगर याद रहेगा आप कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है भैया, समझ में आया होगा आई होप। चलिए तो भैया ये आपके आज टॉप 10 क्वेश्चन थे, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये संडे के लिए डेली आपकी ये 10 सवालों की जो है सीरीज रहेगी। बाकी आपके लिए जो भी यूपी पुलिस के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए हो सकता है हम उतना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। आपको एक काम करना है, केवल चैनल को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है, जिससे क्या हो भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये सब जानकारियाँ पहुँचे, ठीक है। चलिए तो इसी तरह से आज की क्लासेस को हम समाप्त करते हैं भैया, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद।